हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है। देख लीजिए, यहाँ हमारा साइंस का है। वो क्या कहते हैं, अम्लीय, क्षारीय और लवणों के बारे में थोड़ा समझानेंगे कि किस प्रकार से और कि कैसे कैसे कुछ महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आप लोग को बहुत ही आवश्यक है पता होना कि हम कैसे करेंगे। तो चलिए, मैं इसको और भी एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा आगे। तो चलिए, यहाँ मैं पहले सबसे पहला प्रश्न पढ़ देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, आपको रेड कलर के अंदर ये पूरा क्वेश्चन है, इसको मैं देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, आपको 3 प्रश्नावली दी गई है। उनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दे दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यही पहले तम पढ़े सबसे पहले दिए गए लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों प्रश्नावली में डालते हैं। तो हमें इनको कैसे, मतलब कह रहा है कि केवल क्या कह रहा है, लिटमस पत्र जो है वही भर हमको दिया जाता है। तो क्या करेंगे हम, इसको कैसे, पहले उस जो लाल लिटमस पेपर है उसको बारी बारी से तीनों प्रश्नावलियों में डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पाते हैं कि किसी एक प्रश्नावली में यह लिटमस पत्र नीला हो गया। यानी कि ये जो लाल लिटमस पेपर होता है, अगर इसे किसी भी क्षारीय अम्लीय क्षारीय में मतलब डाल दिया जाता है तो वह लाल लिटमस पेपर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। चूँकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। ये जो क्षारीय विलयन है, इसमें अगर लाल लिटमस पेपर पड़ जाता है, मैंने बताया ना, लाल लिटमस पेपर अगर वह उसमें डाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, लाल लिटमस पेपर वो नीले में बदल जाता है। अतः एक प्रश्नावली में अवश्य ही क्षारीय विलयन है, मतलब जो जिसमें लाल लिटमस पेपर डालने पर नीला हो जाता है, तो उसमें हम पता कर लेंगे कि क्या है, क्षारीय विलयन है। आशीष कुमार, प्लीज पिक अप। उसके बाद क्या है, अब शेष दो प्रश्नावलियों में इस नीले लिटमस पत्र को डालते हैं। इनमें दो स्थितियां होती हैं। अब देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको आप लोग लिखते भी रहिएगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, हम इन दो स्थितियों को पाते हैं, बट कौन कौन सा, इन्हें भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्त ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लाल लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा, यानी कि जो लिटमस पत्र है क्या हो जाता है, लाल। और दूसरे में हम क्या पाएंगे, लिटमस पत्र नीला ही रह जाएगा। जिस प्रश्नावली में लिटमस पत्र लाल हो गया उसमें क्या है, अम्लीय विलयन। यानी कि जो, मतलब जो लाल लिटमस पेपर होता है, अगर उसे अम्लीय द्रव में डाल दिया जाता है तो यह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तथा जिनमें रंग अपरिवर्तित अर्थात नीला ही रह जाता है उसमें आश्रित जल होता है। यानी कि आश्रित क्या होता है, आश्रित जल रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, मतलब जो क्वेश्चन है पृष्ठ 24 से, ये मतलब दूसरे लेसन का है, क्लास 10। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, यहाँ देख लीजिए प्रश्न में, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखते हैं। ये बहुत ही बढ़िया हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। इसे हमें पढ़ने लायक है, किस प्रकार से इसे समझने लायक है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अब हम इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं कि आंसर में मतलब क्या कह रहा है और क्या नहीं। कह रहा है पीतल Cu तथा Zn का मिश्रण धातु यानी कि कॉपर और जिंक तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इनमें अम्ल मौजूद होते हैं। यानी कि जो ये बर्तन होता है इनमें कुछ अम्ल मौजूद होते हैं।
जो इससे अभिक्रिया करके हानिकारक यानी कि जो विषैले मतलब हानिकारक जो हमारे शरीर के लिए क्या हो जाते हैं या उसके जो पदार्थ है उसमें क्या हो जाता है विषैले यानी कि हानिकारक हमारे लिए क्या हो जाता है हानिकारक होगी यानी कि टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाते हैं जिससे कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाते मतलब जब उन्हें हानिकारक बना देता है विषैला बना देता है तो ये खाने लायक नहीं रह जाता है। अम्ल की अभिक्रिया से धातु के बर्तन भी संक्षारित हो जाते हैं यानी कि जो बर्तन है वो भी क्या हो जाता है हमारा हानिकारक मतलब जैसे कि वह विषैला हो जाता है बर्तन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए पीतल के बर्तनों और तथा तांबों के बर्तनों में खट्टे जो हमारा दही है उस पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट में क्या कह रहा है हमारा यहाँ देख लीजिए ध्यान से। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। अब की बार मैंने पहले ही बताया कि जांच मैं करके दिखाऊंगा और कैसे करना है इसे मैं बताऊंगा कैसे कैसे किया जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ आंसर की तरफ थोड़ा बढ़ लेते हैं किस प्रकार यह कह रहा है। यहाँ थोड़े से पहले यहाँ देख लीजिए इधर क्या कह रहा है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया के समानता हाइड्रोजन गैस निकलती है यानी कि धातु के साथ जो मतलब कोई धातु है उसके अम्ल की अभिक्रिया के समानता हाइड्रोजन गैस मतलब जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। और क्या कह रहा है Zn और उसके बाद क्या कहा था हमारा Cu। तो अब क्या करेंगे हम सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं Zn यस लगा रहे मतलब जिंक है प्लस HCl यानी कि AQ हाइड्रोजन अम्ल है तो उसे जो हम एक मतलब करते हैं तो क्या होता है ZaCl2 यानी कि ZnCl2 हो जाता है यानी कि AQ लिख देते हैं। उसके बाद प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2 हमारा हो जाता है। और उसके बाद Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है तो इसको हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा MgSO4 यानी कि मैग्नीज सल्फेट प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन यानी कि ऊपर देख लीजिए यहाँ दोनों में ये तो हमारा निकल गया। अब उसके बाद हम इसका मतलब जांच कैसे करेंगे कि ये कैसे मतलब है। तो इसको जांच करने के लिए देख लीजिए यहाँ मैं एक एक चीज़ बताया। जलती हुई माचिस की तीली प्रखनली के मुंह के पास ले जाने पर फट फट की आवाज़ यानी कि पॉप साउंड के साथ जलने लगती है जो एक जो यह दर्शाता है कि H2 गैस बनी है। यानी कि अगर कोई भी मतलब जैसे कि माचिस की तीली है अगर आपने एक प्रखनली लिया उसके मुंह पर माने यानी कि ऊपर के पर जो उसका मुंह की तरफ होता है उस वहाँ लेकर जाएंगे तो फट फट की आवाज़ जैसे कि मतलब आप लोगों ने गैस सिलेंडर देखा होगा जब उसमें बनाते हैं तेज़ी से कर देते हैं तो फट फट की आवाज़ निकलती है ना उसी तरह। तो उससे हमें क्या हो जाता है यह दर्शा देता है कि हमें H2 गैस बनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यह उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है। तो इस अभिक्रिया के लिए सं, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसको क्या करना है हमारा जो यदि उत्पन्न यौगिक यानी कि हमारा कोई भी यौगिक उत्पन्न होता है तो उसमें क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड है। और उसके बाद क्या कहा है इस अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये जो जलते मोमबत्ती है उसको क्या कर देती है बुझा देती है। गैस जो है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो अब इसका हम कैसे करेंगे बस इसको बहुत ही आसान है ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे।
तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम, धातु के यौगिक ए यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद हम क्या करते हैं, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद क्या करते हैं प्लस करके कर देते हैं 2HCl यानी कि इसको जब हम करते हैं तो क्या हो जाए हाइड्रोजन अम्ल। उसके बाद जब इसको दोनों को कर देते हैं तो क्या कैल्शियम मतलब कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। उसके बाद प्लस कर देंगे, क्या करेंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस उसके बाद H2O यानी कि जल। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, HClHNO आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लीय के परीक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। यानी कि जो ग्लूकोज ग्लूकोज का जैसे ORS हुआ, ग्लूकोज है, उसके बाद जो हमारा अल्कोहल अल्कोहल यानी कि वही दारू, उसके बाद अब क्या होता है HClHNO3 आदि के जलिए, इसका मतलब आंसर मैं बता रहा हूँ विलयन में। यहाँ देख लीजिए H+ आयन बनता है जिसके कारण ए अम्लीय प्रतिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक को जलीय विलयनों में क्या होता है H+ आयन नहीं बनता है, मतलब H+ उसमें नहीं बनता है। और जो मतलब आदि जलीय विलयन है उसमें क्या होता है H+ यानी H+ से आयन बनता है, बट इसमें क्या होता है अल्कोहल एवं ग्लूकोज में उसमें H+ आयन नहीं बनता है, इसलिए ये अम्लीयता के अभिलक्षण से प्रदर्शित नहीं करते हैं। यही है मतलब कि, और विलयनों में क्या होता है, जलीय विलयनों में H+ आयन बनता है। बस आपको सिंपली भाषा में मतलब याद रखने के लिए क्या कहेंगे कि आप कोई भी मतलब जलीय विलयन है तो उसमें H+ आयन होता है, बट जो एल्कोहल होता है और ग्लूकोज इनमें H+ आयन नहीं होता है, इसलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। उसके बाद हमारा आंसर इसमें क्या करेंगे, जो अम्ल है मतलब क्या कह रहा है, अम्ल का जलीय विलयन, जो अम्ल है उसका मतलब जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, मतलब विद्युत जो है वो उसका चालन कैसे करता है, क्यों करता है, तो मतलब क्यों करता है क्यों मतलब क्यों करता है, तो क्या हो जाएगा अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है। मैंने पहले ही बताया कि केवल एल्कोहल और उसके बाद जो ग्लूकोज होता है उसमें वह ये जो होता है कि क्या कहते हैं H+ यानी कि विलयन की जो H+ आयन होता है वह नहीं होता है, बाकी और जलीय विलयनों में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि चालन होता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है हमारा, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। शुद्ध शुष्क हाइड्रोक्लोरोफिल गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। अब क्या कह रहा है, शुष्क हाइड्रोक्लोरोफिल यानी कि जो शुष्क यानी कि ठंडे मतलब होता है, उसके बाद है गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है, यानी कि देख लीजिए आप इसका क्या करेंगे हम, शुष्क हाइड्रोक्लोरोफिल गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदल पाते, मतलब क्यों नहीं, जैसे बदल नहीं पाते, अगर आपका क्या कहता है क्षारीय पदार्थ रहता है तो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, बट अब यहाँ देख लीजिए इसको समझने लायक है। उसके बाद क्या, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन नहीं होते हैं, मतलब जो हाइड्रोक्लोरोफिल गैस शुष्क लिटमस पत्र के इसलिए नहीं बदल पाती है, क्योंकि उसमें जो HCl से यानी कि HCl से आयन जो H+ होता है वह नहीं हो पाता है, अर्थात सिर्फ
जलीय माध्यम में ही H+ आयन बनता है। मैंने पहले ही आपको बता चुका कि जो जलीय आयन है केवल उसमें भर बनता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या कह रहा है हमारा, अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा। नेक्स्ट में क्या रहा है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुवांशिक करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अब क्या कह रहा है, जैसे कि अम्ल कोई कोई अम्ल है तनुकृत करते समय, यह समय मतलब अनुवांशिक करते हैं, मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। जो अम्ल है, जैसे पहले गिलास में क्या है, जल है, और दूसरे में किसी पदार्थ में क्या है, मतलब अम्ल है। तो क्या करेंगे, अम्ल को उठा करके जल में डाल देंगे, नहीं। और उसके बाद क्या दिया है, ना कि जल को अम्ल में, मतलब अम्ल रखा रहे तो उसमें जल ना डालें। ऐसा क्यों? इसका आंसर होगा क्योंकि जब जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यानी कि जो ए जल मतलब अम्ल है, क्षारक के घुलने की प्रक्रिया क्या होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब ऊष्मा अधिक देती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। तो जो ये अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको मिलाते समय हमें अत्यंत यानी कि अधिक से अधिक सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव सीधे धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। यानी कि मतलब जैसे कि थोड़ा थोड़ा उसमें गिलास में मान लिया है, तो जल को हिलाते रहे, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहे। उसके बाद अब क्या होता है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फीलित होकर बाहर आ सकता है। क्या होता है, नहीं तो वह अस्फीलित होकर क्या हो जाता है, बाहर आ सकता है, तथा आप जल सकते हैं। मतलब जो ये अम्ल है, उससे आप लोग बहुत जल सकते हैं, मतलब जैसे अगर वह जैसे तेजाब की तरह है ना, वही। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। मतलब जो उसमें आप लोग परख नली या कुछ भी लिए हैं, जो कांच का मतलब है उपयोग किया जा रहा है, वह क्या हो सकता है, टूट सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो अम्ल के विलयन की क्या है, तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित करती है। यानी कि इसको मतलब कैसे बदल देते हैं, प्रभावित मतलब प्रभावित कर देती है। उसके बाद इसका इसका आंसर जो हमारा है, इसका आंसर क्या है, यहाँ देख लीजिए रेड कलर के बॉक्स में, सेकंड वाले। अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर H+ आयन यानी कि H2O से संयोजित कर, यानी कि जो H+ है वह पानी से मतलब H2O जल संयोजित कर H3O+ ये आयन बनाता है। क्या बना देता है, H2O को क्या बना देता है, H3O+ बना देता है, आयन बनाते हैं, मतलब बना देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोजन आयन H3O+ की सांद्रता में कमी हो जाती है। यही हमारा आंसर। आपको आंसर याद रखना है, बहुत ध्यान से समझ चलना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिविक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड OH+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। यानी कि जब सोडियम, कोई सोडियम मतलब हाइड्रोक्साइड है, विलयन में अधिकतर अविक्य मतलब अधिक क्षारक मिलाते हैं, मतलब अधिक से मतलब मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो हाइड्रोजन OH+ की सांद्रता को मतलब कैसे OH+ जो है उसको कैसे प्रभावित कर देती है। तो उसको क्या करेंगे, इसका छोटा सा आंसर है, याद रखिएगा।
ध्यान से इसको मतलब देख लीजिए और मैं बता देता। जब सोडियम हाइड्रोजन NaOH, यानी कि इसको ध्यान से देखिएगा, NaOH के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, मतलब अधिक से अधिक मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, तो OH माइनस मतलब माइनस में हो जाता है, आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, मतलब माइनस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो प्लस में क्या हो जाती है, कैसे मतलब प्रभावित करती है, तो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। माइनस आयन की सांद्रता मतलब माइनस में होता है तो क्या आ जाता है, प्लस में मतलब बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, आपके पास विलयन ए तथा बी हैं। माना कोई हमारे पास विलयन है, माना मैंने दो प्रश्नावली में रखा हुआ है ए और बी में। विलयन ए के पीएच का मान 6 है, मतलब पीएच उसका मान क्या है, 6 है। विलयन बी मतलब सेकेंड वाले प्रश्नावली या कुछ भी है, मतलब माना मैंने विलयन बी, मतलब विलयन को है उसमें मैं उसको माना मैंने बी, के पीएच का मान 8 है, उसका पीएच मान कितना है, 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, मतलब किस जो हाइड्रोजन है आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय, मतलब इनमें से कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि इसको किस प्रकार से किया गया है। यहाँ विलयन ए का पीएच मान कितना है, 6 है, इसलिए यह अम्लीय होगा, क्योंकि पीएच क्या होता है बड़े मतलब 7 है, इसका पीएच मतलब कितना होता है, 7 होता है। अम्लीय मतलब अम्लीय का कितना, और विलयन बी का पीएच कितना होता है, 9, इसलिए यह क्षारीय होगा, क्योंकि पीएच मतलब बड़ा है 7 से है, तो विलयन ए में H+ आयन की सांद्रता अधिक है। इसको ध्यान से एक बार ले लीजिए, या मन करे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा देर के लिए मैं रुक जाता। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब चलिए आगे, इसको कॉपी पे नोट करते रहे। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों, डेली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली वीडियो आपके पास पहुँचते रहे। उसके बाद क्या हो जाता है, एच आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन H+ यानी कि आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। ये हमारा आंसर है छोटा सा दोस्तों, यानी कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन, जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वह जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब क्या हो जाता है, उसकी सांद्रता है जो बढ़ती है, तो क्या हो जाता है, जब उसकी बढ़ती है तो विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला हमारा है, क्या कह देते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाता है, यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं। अब की बार मुझे पूछ लिया है इससे, मतलब क्वेश्चन क्या किया है कि जो हमारा विलयन है मतलब H+ आयन होते हैं, उनमें अगर हाँ तो क्षारीय क्यों होते, मतलब क्या ये क्षारीय विलयन में H+ आयन होता है। तो चलिए हम इसको चेक करके बताते हैं, अगर हाँ तो क्षारीय, मतलब इसका कारण भी बताना है। अगर आपका आंसर है हाँ तो क्यों, तो यह है सही, मतलब हाँ, यह जो विलयन है मतलब क्षारीय विलयन है उसमें H+ आयन होते हैं। बट कैसे, तो हम इसको देख लेते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है, इसको उदाहरण से समझाना है। तो क्या कह देते हैं, हाँ H+ आयन क्षारीय विलयन में भी होते हैं, मतलब ये जो क्षारीय विलयन है हमारा यहाँ जो पूछ रहा है, क्षारीय विलयन में होता है या नहीं, तो क्या करेंगे हम, विलयन में H+ आयन क्या होता है, मतलब होते हैं, तो क्या होता है विलयन में भी होते हैं, परंतु इसकी सांद्रता क्या होती है, OH आयनों की सांद्रता से कम होती है, मतलब इसकी जो सांद्रता होती है वह थोड़ा कम होती है, जिसके कारण बस यह विलयन क्षारीय होते हैं, मतलब जिसके कारण यह क्षारीय मतलब कारणवश
विलयन क्षारकीय होते हैं, मतलब क्षारीय होते हैं थोड़ा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझी हुआ चूना, मतलब बिना बुझी हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। मतलब ये जो हमारा है बुझी हुआ, मतलब बुझी हुआ चूना, बिना बुझी हुई चूना, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसके बाद बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और चाक में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कैसे करेगा, मतलब जो किसान है वह मृदा की किस परिस्थितियों में, मतलब वह किस में उपयोग लाएगा, कैसे लाएगा। चलिए इसको भी जान लेते हैं। क्या कह रहा है, जब खेत की मृदा अम्लीय होती है तभी किसान इनमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 तथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलाते हैं। यानी कि जो एक इसका मृदा अम्लीय होता है, मतलब इनके खेत की जो मृदा होती है वह अम्लीय होती है, तो इनका प्रयोग, मतलब इनको क्या करते हैं, मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए या इसका pH परास खेती के लिए उपयुक्त हो जाए। इसका जो pH परास होता है वह क्या हो जाए, उपयुक्त हो जाए, और इसकी जो मिट्टी है उसकी क्या हो जाता है, उदासीनता हो जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में हमारा कह रहा है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। यानी कि इसको, मतलब प्रचलित जो नाम है उसका क्या है, CaCOl2, मतलब इसका आंसर किस प्रकार लिखना है, CaCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरजक चूर्ण है। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, इसका जो हमारा है इसका नेम यही है, विरजक चूर्ण है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके जाए ताकि इस तरह के वीडियो आप डेली अपलोड होते हैं और बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरोफिल से किसी क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। यानी कि उस पदार्थ का नाम बताइए, मतलब हम तो बता दिए विरंजक चूर्ण कहते हैं। उसके बाद अब क्या पूछ लिया, वही मतलब उसी पे क्वेश्चन की, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्या हो जाता है, शुष्क बुझा हुआ चूना। यानी कि क्या हो जाता है, यहाँ देख लीजिए, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मतलब किस प्रकार, CaOH2, यानी कि ये जो बुझा हुआ चूना होता है इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने पहले ही बताया आपको। और उसके बाद जिसे प्रदर्शित करते हैं किससे, मतलब CaOH2, और क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनता है। यानी कि ये जो बुझा हुआ चूना है और क्लोरिक से अभिक्रिया करके क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। यानी कि क्या हो जाता है, CaOH2 यानी कि बुझा हुआ चूना प्लस क्या, Cl2 यानी कि क्लोरीन, तो क्या हो जाता है हमारा CaOlCl2 प्लस H2O, मतलब CaOlC2L2 प्लस जल, यानी कि जो हमारा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन प्लस जल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमारा क्या क्या कह रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। कह रहा है हमारा, कठोर जल को मृद करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। अब इसका किस किस सोडियम का उपयोग किया जाता है देख लें। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को किससे मतलब प्रदर्शित करते हैं, Na2CO। इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है, मतलब इसे, ये जो कठोर जल मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग, मतलब ये जो धोने वाला सोडा होता है, कपड़े धोने का, मतलब यही सोडा भी, इसे कपड़े धोने का भी सोडा भी कहा जाता है। इसे एक एक नंबर का दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछता है।
जो कि बहुत अधिक ही पूछ लेता है, तो कुछ लोग बच जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। यानी कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर उसके जो विलयन को, मतलब इसका जो विलयन है मिलाया हुआ, अगर उसको गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। इसका हमें समीकरण लिखना है कुछ इस प्रकार, यहाँ देख लीजिए नीचे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा आगे लाइन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है। कोई भी उपयोग मतलब लिखने से पहले या उसकी अभिक्रिया के समीकरण लिखने से पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको लिख लेंगे उसके बारे में। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है, तो यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल एवं CO2 गैस का निर्माण, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है। अब देख लीजिए किस प्रकार, यहाँ पर इस कोष्टक में पूरा 2NaHCO3, यानी कि जो ऊष्मा है, इससे ऊष्मा क्या होता है, Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में क्या आ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, CaSO4 A2H2O प्लस A/2H2O, यानी कि CaSO4, मतलब इसको जो कहते हैं, ये फर्स्ट वाले को CaSO4 1/2 मतलब हाफ H2O, यानी कि हाफ H2O प्लस एक हाफ H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि सफ़ेद जो चूड़ होता है उसी को कहते हैं। उसके बाद CaSO4.2H2O, यानी कि जिप्सम कठोर पदार्थ। तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आ चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट में देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, आ चुके हैं हम इस अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों, बहुत आपका स्वागत है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संवत क्या होगा। दोस्तों फटाफट इसका आंसर बता दीजिए हमें। तो इसका तो, अरे दोस्तों यहाँ तो आंसर पहले से हो गया था। और बट कैसे हुआ है, 10 संकेत, क्योंकि क्षारीय विलयन में लिटमस नीला हो जाता है इसका, क्योंकि pH जो होता है बड़ा होता है कितने 7 का। रुक जाए दोस्तों इसका फटाफट। अब उसके बाद अब सेकंड का देख लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा आपको इस आंसर देना है, किस प्रकार देना है, ये जो हमारे जैसे बहुकल्पीय क्वेश्चन होता है उसी प्रकार से कुछ है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूड़ के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, NaCl या HCl या LiCl KCl। देख लीजिए KCl। फटाफट आंसर दे दीजिए आपका आंसर, फिर मैं बता देता हूँ कि इसका क्या होगा। दोस्तों आप इनमें से कोई भी एक आंसर चूज कर लीजिए चारों में से। ये जो हमारा चारों आंसर है इनमें से आप कोई आंसर चूज कर लीजिए। चलिए, अगर आप लोगों ने ये जो हमारा है बी, यानी कि HCl आप लोगों ने किया है तो बिल्कुल सही है। मतलब इसको आप संकेत, मतलब क्योंकि अंडे के कवच में CaCO3 होता है, मतलब जो अंडे का है ऊपर से वाइट वाला जो कवच होता है उनमें CaCO3 होता है, जो HCl से अभिक्रिया का CO क्या बनाती है, CO2 क्या बनाती है, गैस बनाती है। यहाँ ध्यान से देख लीजिए क्या बनाती है, CO2 गैस बनाती है।
गैस बनाती है। CO गैस जो होता है चूड़ पानी का दूधिया कर देता है। जो मतलब चूने का पानी होता है उसे क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यहाँ देख लीजिए। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन होता है। यह एक NaOH के ऊपर के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। हमारा ए है, क्या कह रहा है, जो हमारा ए है मतलब ए का ऑप्शन है 4 ml, 8 ml और 12 ml और 16 ml। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, आप इनमें से चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर पता हो गया होगा कि क्या है। अगर आप लोगों ने चुना है डी वाला ऑप्शन 16 ml तो बिल्कुल सही है आपका। दोस्तों इसी पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रही है। तो चलिए मैं आपको अगले में बताऊँगा। तो उसके लिए थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।